नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ भाऊ तोरसेकर जुड़ गए हैं मुंबई से। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। भाऊ, 5 दौर का मतदान जब समाप्त हुआ, तो अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम 300-310 के बीच में हैं और ऑलरेडी हम बहुमत हासिल कर चुके हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस को बड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि 310 तो हम 5वें चरण तक ही पहुंच गए थे। अब छठे दौर का भी मतदान हो चुका है और 7वें दौर में हमें पूरी उम्मीद है कि देश की जनता हमें जो एक संकल्प लिया था सबने 400 पार का, उसे पार पहुंचाने में पूरी तरीके से संकल्पित दिखाई देगी। आपका क्या आकलन है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 1 जून को बैठक बुलाई है इंडी अलायंस की। हालांकि ममता बनर्जी का बयान आ गया कि मैं तो यहीं रहूंगी, यानी कलकत्ता में ही रहूंगी और मैं बैठक में भाग नहीं लेने जा रही हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका अब आकलन क्या है? जब 6 दौर का मतदान हो चुका है, बस 7वें दौर का शेष है, 1 जून को वो भी हो जाएगा। तो कहाँ खड़ी है इंडिया अलायंस और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन? आखिरी दौर का जो मेरा ख्याल है कुछ 58 सीट वगैरह बाकी है, यानी जी। हम बोल सकते हैं कि 585 के आसपास 580 से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है, ईवीएम में बंद हो चुका है। तो 400 एक बात तो है 400 कि 484 या 485 हो चुका। जी। हाँ, ऐसा कुछ है, 480 के आसपास है। तो उसमें से अगर 300 पार कर गए, वो बोल रहे हैं, तो बात साफ है। एक मैं मानता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक बार फोन पर, कि चौथे दौर का जब वोटिंग चल रहा था, उस वक्त शरद पवार जी का एक इंटरव्यू पब्लिश हो गया था। और उस वक्त मेरा ख्याल है कि चौथे दौर का जब चल रहा था, तो कुछ 250 से यानी आधे से ज्यादा सीटों का वोटिंग हो चुका था 3 दौर में। मेरा ख्याल है कुछ 250 पौने 300 सीटों का वोटिंग हो चुका था। और उसके बाद शरद पवार ने वो इंटरव्यू दिया जो पब्लिश हुआ, तब उस दिन चौथे चरण का वोटिंग हो रहा था। तो तीसरे चरण के बाद दिया हुआ इंटरव्यू और चौथे चरण के, यानी जिस दिन बारामती का वोटिंग होने वाला था, तो आधा आधा समय निकल जाने के बाद इसकी चर्चा शुरू हो गई। तो उसमें शरद पवार ने एक बात बोल दी कि अगले 2 साल में बहुत सारे क्षेत्रीय और छोटे दलों को कांग्रेस के साथ जाना ही पड़ेगा और कुछ दल तो आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस में विलय हो जाएगा। तो ये बात सीधी है कि जीतने की या विनिंग सिचुएशन में हम नहीं है, इसका कबूल करना ही मैं मानता हूं शरद पवार का इंटरव्यू। और 5वां चरण खत्म होते होते अमित शाह ने कहीं इंटरव्यू दिया था, वहां बोल गए थे कि हमने तो मेजोरिटी पार कर ली है। तो ये बात साफ है और मैं मानता हूं कि ये लोग आंकड़ों पर बोल रहे हैं और आंकड़ों का मतलब अंदाज नहीं है। वो जानते हैं क्या हुआ है, अंदाजन क्या हुआ है। क्योंकि एक बात साफ है कि जब वोटिंग हो रहा है उसी वक्त एक सर्वे चल रहा है, जो सर्वे एग्जिट पोल के लिए हो रहा है। बहुत सारी एजेंसियां अपने तरीके से जो वोट देकर बाहर निकलता है, ऐसे मतदाता को पूछते कुछ सवाल और उस पर निष्कर्ष निकालते कि भाई इसने किसको वोट दिया है। तो उसके आधार पर वो आंकड़े बनाते हैं। तो बात साफ है, छठे चरण का अगर वोटिंग हो गया है, 480 490 सीटों का वोटिंग हो चुका है, तो उसका डेटा जो है वो इन सब एजेंसियों के पास रेडी है। अब वो पब्लिश नहीं कर सकते, ना पब्लिश
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल सकते, ना किसी को बेच सकते हैं, ना उस पर खुलासा कर सकते। ये कानूनन उनको निर्बंध है, प्रतिबंध है। लेकिन एक बात साफ है, जिस बात की जो चीज मार्केट में खुले आम खरीद नहीं सकते, उसका ही ब्लैक मार्केट होता है, दुगनी चौगुनी कीमत मिल जाती है। तो एजेंसियां जिनके पास छठे चरण का एग्जिट पोल रेडी है, वो नहीं बेचेंगे ऐसा लगता है आपको? अरे पूना में एक एक्सीडेंट हो गया, 3 लाख या 4 लाख के लिए वहां का डॉक्टर अगर खून का जो नमूना है वो कचरे में फेंक देता है और बोगस नमूना पेश कर देता है, तो इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, तो उसमें 10, 15, 25 करोड़ के लिए एग्जिट पोल बेचा नहीं गया है, ये क्या आप विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास है कि जो जो पार्टी को चाहिए उसको वो अवेलेबल है, दुगना चौगुना कीमत पर अवेलेबल है, और उसके आधार पर ये नेता बोल रहे। जिस ढंग से चुनाव की बात छोड़कर शरद पवार बोल रहे, अकाल, महाराष्ट्र में अकाल है, पानी की किल्लत है, गांव गांव में चारा की छावनी होनी चाहिए, पानी जानवरों को, इंसानों को, ये बात शरद पवार बोल रहे, वो भूल गए कि चुनाव चल रहा है अभी भी। तो बात साफ है कि इन्होंने मान लिया है कि हम चुनाव हार गए, तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आ रही है, अच्छे तगड़े बहुमत से आ रहे हैं, ये इंडी अलायंस के प्रमुख दलों ने मान लिया है। उद्धव ठाकरे जो भावी पंतप्रधान माने जाते हैं, वो तो लंदन में जाकर बैठे, और उनकी वहां से खबर आ गई कि 1 जून की मीटिंग जो बुलाई है उसमें उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं, ना कि उनके प्रवक्ता नेता संजय राउत आ रहे। तो बात साफ है, 1 जून की मीटिंग में आपने ही कहा कि ममता दीदी भी नहीं आ रही, तो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अब देखिए, और जो खबरें हम सुनते हैं ना, वो खबरों को जरा छलनी में डालकर देखे कि इसमें मिलावट कितनी है। अब मीटिंग तो 1 जून को बुलाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, कहां बुलाई है, इसकी जगह स्थान क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे का घर ही स्थान है। अब इसमें 28 पार्टियों के नेता इकट्ठा हो जाएंगे, इनके साथ 1, 2 लोग और होंगे, तो भी संख्या कम से कम 70, 80, 90 तक पहुंच जाती है। क्या इतने लोगों की मीटिंग करने के लिए शाम को मीटिंग है, यानी धूप तो होगी, सूरज की किरणें तो होगी, 5, 6 बजे इतना बड़ा बंदिस्त रूम एसी किया हुआ खड़गे के बंगले पर है नहीं? इसका मतलब साफ है, उनको भी मालूम है 10, 15 लोगों से ज्यादा कोई आने वाला है नहीं, यानी मीटिंग होने वाली ही नहीं है। हाँ, लेकिन दिखाना पड़ता है ना कि हम भी कुछ कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, आज एग्जिट पोल होने वाले हैं, और सुबह से वोटिंग चल रहा है, 2 घंटे में खत्म होने वाला है। तो उसके बाद की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं। मुझे एक पंचतंत्र की एक कहानी याद आती है कि जंगल में लोग बोलते हैं कि हमको लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र। ये क्या, शेर हमेशा राजा क्यों रहेगा? ये बदलना चाहिए। तो चुनाव हो जाता है और बंदर राजा बन जाता है, फिर कोई एक बड़ा चक्रवात आ जाता है, तो सब जानवर इकट्ठा हो जाते हैं, बंदर को बोलते हैं यार तू राजा है, कुछ तो कर। तो ये इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर जंप मारता रहता है, कूदी मारता रहता है, लटकता रहता है। लोग बोलते हैं यार कुछ कर, तो बोलते कुछ तो कर रहा हूं, जी। इस पेड़ से उस पेड़ पर जंप मार रहा हूं ना, तो कुछ कर रहा हूं। बिल्कुल वही बात मल्लिकार्जुन खड़गे की 1 जून की मीटिंग की है। हम कुछ कर रहे हैं, वो मीडिया को, जनता को दिखाने की कोशिश हो रही है, जनता की कहीं खबरों में धूल फेंकने की कोशिश हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है भाऊ कि इस मीटिंग में ही ब्लेम गेम शुरू हो जाए? नहीं नहीं, वो ब्लेम गेम करने के लिए अभी इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि 1 जून को जो कुछ होना है उससे पहले ही अपना अपना कुनबा संभालना जरूरी है। क्योंकि 1 तारीख को शाम को जब
एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में फर्क होता है। ओपिनियन पोल हमेशा पक्के गलत हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में एक दो पोल तो कम से कम बिल्कुल डॉट टू डॉट होते हैं और उसमें पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाता है, जो मतगणना के दिन पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन एग्जिट पोल ने जनता का झुकाव किस तरफ है, इसका पहला सिग्नल एग्जिट पोल में मिल जाता है। और जो कुछ आंकड़े आए हैं उसके आधार पर हम देखें तो कल परसों की बात है, न्यूज 24 चैनल पर योगेंद्र यादव और यशवंत देशमुख इकट्ठा थे और उस दरमियान अपने क्या बोलते हैं, योगेंद्र यादव ने अपना आंकड़ा दिया है 240 से लेकर 260 तक बीजेपी आएगी। ये क्या बोल रहे हैं? 240 से लेकर 260 तक बीजेपी आएगी, यानी 72 के लिए सिर्फ 12 सीटें कम हो सकती है। ये अनुमान किसका है? ये अनुमान योगेंद्र यादव का है। अब ये हमेशा और डिक्लेयर्ड ओपनली एंटी बीजेपी है, मोदी को दुश्मन मानते हैं। तो ये जब 260 बोलते हैं तो उसमें कम से कम 25-40 30-35 या 30-40-50 तक सीटें बढ़ानी है। अब उसमें मैक्सिमम अगर वो 260 बोल रहे हैं, उसमें 40 मिला दो तो 300 हो गए। समझे आप? बिल्कुल अगर वो कम से कम 240 बोल रहे, उसमें 30 मिला दो तो 270 हो गए, आ गई मेजोरिटी। तो ये खिलाफ यानी पब्लिकली डिक्लेयर्ड है कि ये मोदी को हारता हुआ देखना चाहते, उसके बाद पटाखे उड़ाना चाहते, लड्डू बांटना चाहते। वो अगर 250 के आगे बीजेपी को लेके जा रहे हैं तो एग्जिट पोल क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हो। अब दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने बोल दिया कि बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होगा। मतलब साफ है, बीजेपी को जहां उसका प्रभाव क्षेत्र है कोई नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तीसरे जिनके जो सिर्फ एग्जिट पोल करते हैं और बहुत सारे एग्जिट पोल सही निकले हैं, ऐसे एक्सिस बाय इंडिया के प्रदीप गुप्ता भी बोलते मुझे कोई बड़ा उलटफेर होता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बीजेपी 300 पार तो हो रही है। और अगर ये जो खिलाफ जाने वाले लोग हैं, खूब राजदीप सरदेसाई ने बोल लिया कि डन डील है, बीजेपी आ रही है, हैट्रिक हो रही है, तो और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? हाँ, बस उस पर मुहर लगना जरूरी है काउंटिंग का। तो 3-4 महीनों से जो 200, 180, 220 पर लटके हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके 300 तक आ रहे। और आखिरी दिन मुझे और एक बात याद आ रही, 10 साल पहले की बात है, एग्जिट पोल हुए थे और शायद मेरा ख्याल है आज का चाणक्य करके कोई एजेंसी थी, उसने बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दी थी और एनडीए को 300 के पार बताया था। एक एजेंसी थी, बाकी किसी ने भी नहीं, मेजोरिटी तक नहीं दी थी एनडीए को। लेकिन उस वक्त भी पोल ऑफ द पोल करने वाले और अपना खुद का एग्जिट पोल करने वाले सबसे माहिर जिनको माना जाता है प्रणय रॉय, उन्होंने एग्जिट पोल में एनडीए को 275 पर लाकर खड़ा कर दिया था। यानी एनडीए को मेजोरिटी मिल सकती है, बीजेपी को नहीं। लेकिन बीजेपी वो भी पार कर गई थी। तो प्रणय रॉय ने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए 275 का आंकड़ा दिखा कर रखा था। और एक बात बोल दो, ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट होते। 2019 के चुनाव में नीरजा चौधरी एक चैनल पर बोल गई थी कि बाकी कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी के लिए कुछ अंडर करंट मालूम होता है। तो अंडर करंट है
लेकिन शॉक 10 दिन के बाद लगने वाला है, ये अजब तर्क है। अगर अंडर करंट है तो आपको पता चलना चाहिए। बोरवेल जहां निकालते हैं उसके पहले हमारे पुराने तरीके के कुछ लोग नारियल या कुछ छड़ी लेकर घूमते, बोलते ये स्पॉट पर पानी निकलेगा, उसको अंडर करंट बोलते। तो यही बात आज हो रही है। और बोलेंगे, कल बोलेंगे कि परिस्थितियां ऐसी थी लेकिन वोटिंग कम हो गया, कांग्रेस वालों ने अपने उम्मीदवार वोटर निकाले नहीं, ये फिर कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देंगे और 6 महीने के बाद वही पदयात्रा का गुणगान शुरू कर देंगे। भाऊ, ऐसे 15 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला भी होता है, कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। और आपने भी अपनी पुस्तक में लिखा था कि 190 सीटें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट फाइट होती है कांग्रेस और बीजेपी की। इन 190 में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 175 सीटें जीती थी और कांग्रेस के हिस्से में केवल 15 सीटें आई थी। और दोनों के बीच में वोट शेयर का अंतर था 21% का। भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिले थे और कांग्रेस को 35% वोट मिले थे। ये जो 21% का अंतर है, ये कोई मामूली नहीं होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। तब ये तब पाटा जा सकता है जब 56% वालों के खिलाफ जनाक्रोश दिखाई दे रहा हो और जिनको 35% मिला हो उनके प्रति एक लाड़ प्यार दिखाई दे रहा हो, आस्था दिखाई दे रही हो और उनकी रैलियों में वैसा ही माहौल हो जैसा नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो में दिखाई देता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर ये राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं कि 4 जून को इंडी अलायंस की सरकार बनने जा रही है? नहीं, वो बोलना जरूरी होता है ना। देखो, हम बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते। हाँ हाँ, आइसक्रीम चाहिए तो कल शाम को जाएंगे, और वो कल तो आता नहीं कभी। लेकिन बोल तो देते ना हम बच्चों को, अगर आइसक्रीम खिलाना नहीं है तो हम बोलते आज नहीं कल देंगे, रविवार को देंगे, इतवार को लेके जाएंगे, आज नहीं। तो बच्चों को खुश करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। देखो, एक बात और बोल दो, प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है 2019 जैसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों में उदासीनता है लेकिन गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं है। आप घर में अपने बेटे पर, बीवी पर, बच्चों पर नाराज हो सकते, तो आप रिलक्टेंट होते हो, उनको इग्नोर करते हो, नजरअंदाज करते हो। लेकिन जब गुस्सा होता है तो आप गाली देना शुरू करते हो, आप हाथ उठाते हो। तो हाथ उठाने की अगर सिचुएशन नहीं है तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव नहीं आ सकता। हाँ, राहुल गांधी के लिए हार जीत का फर्क नहीं है, वो बहुत बड़े स्थितप्रज्ञ तटस्थ सन्यासी है। उनके लिए हिमालय और विषुववृत्त जो होता है, जहां बड़ी हीट होती है, उनमें कोई फर्क नहीं है। हाथ जलने के बाद भी राहुल गांधी बोल सकते हैं बर्फ कितनी ठंडी है। तो राहुल गांधी अजब किस्म के इंसान है, सजीव है। हम और आपसे उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम काला जो है उसको काला मानते, वो बोलते कि आप काला मानो, मैं क्यों मानू? जब तक मैं इसको काला नहीं मानता तब तक यही तो सफेद है। क्योंकि राहुल गांधी की बात आपको मालूम है, उनका तरीका, सोचने का तरीका जो है, तो वो बोलेंगे 3 तारीख को सरकार, 4 तारीख को हमारी सरकार आने वाली है। अब 4 तारीख के बाद वो बोलेंगे मैंने कहा कहा था कि 4 जून 24 को, मैं तो 4 जून 29 की बात कर रहा था। ये भी बोल सकते हैं। जिसको जिम्मेदारी ही नहीं है, जिम्मेदारी ही नहीं है, जो इंसान 2019 में 5 साल पहले बोला था कांग्रेस मस्ट डाई, कांग्रेस को मर जाना चाहिए, वो इंसान का नाम था योगेंद्र यादव। जी हाँ, जी हाँ। अगर उसको लेकर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और योगेंद्र यादव एक बार भी नहीं बोल रहा है कि 5 साल पहले मैंने बहुत गलत बयानी की थी, तो क्यों उसको साथ लेकर घूम रहे?
क्यों घूम रहे? ये 4 जून के क्योंकि बाद ये फिर क्या बोले च योगेंद्र यादव उस वक्त क्या बोले थे, ये शायद राहुल गांधी को पता नहीं, और पता होगा तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो 4 जून को क्या होने वाला है ये भी शायद राहुल गांधी को पता नहीं होगा। 4 तो ये जून के हो बाद सकता है शायद राहुल गांधी के लिए कोई योगेंद्र भी बात यादव, आसान है। मैं कह रहा हूँ कि 4 जून के बाद योगेंद्र यादव शायद फिर रिपीट करेगा उस बात को। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस मस्ट डाई, मर जाना चाहिए। और बात यह है कि आपके दिमाग में जो है वो आप देखना चाहते हो, और बाद में आपको लगता है कि ये तो हो रहा है। देखो, भूत की बात होती है ना, हमारे हमारे मन में एक डर होता है, तो जो डर होता है वहीं से भूत पैदा हो जाता है। तो और लोगों को ना दिखे, हमें तो दिखता है क्योंकि हम डरे हुए हैं। जो डरता नहीं उसको भूत दिखाई नहीं देगा। जो कबीर का शायद किसका दोहा है, मैंने सुना है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो आप देखना चाहते हैं उस पर आपका बहुत बड़ा विश्वास हो जाता है, तो आपको वो दिखने लगता है, आपको वो दिखने लगता है। वरना तो आंख बंद करके बैठो तो सूरज भी उगता नहीं है ना। सूरज उगने से मतलब नहीं होता, आपकी आंख खुली होनी चाहिए। जो लोग पूछते कि 10 साल में मोदी ने क्या किया, अरे आम आदमी रास्ते पर का भी बोल देता है कि भाई ये शौचालय मिला है, वो मिला है, रास्ते हो गए। अब ये देखने के लिए आपके पास आंख तो होनी चाहिए। अगर आपके पास आंख नहीं होगी, ये हमारे विश्लेषक एनालिस्ट एक बात भूल गए। एक किसी बड़े विचारक का एक मैंने कोट पढ़ा था, बड़े बहुत बढ़िया, कि जब घना अंधेरा होता है, उस अंधेरे से हमको निकलना है तो रास्ता दिखाने वाला कोई अंधा होगा तो भी चलता है, क्योंकि आंखें बंद करके भी वो रास्ता ढूंढ निकाल सकता है, क्योंकि अंधेरा ही है। लेकिन जब उजाला हुआ है, सूरज निकला है, तो अंधे का हाथ पकड़कर चलना मूर्खता होती है। बिल्कुल वही बात राहुल गांधी ने की है। जो इंसान बोलता है कांग्रेस को मरना चाहिए, उसका हाथ पकड़कर पदयात्रा कर रहे हैं, तो आप कौन से रास्ते पर निकल गए आपको ही पता नहीं है। और प्रशांत बाहो किशोर इसके बारे में फ्री में सलाह दे रहा था कि भाई बाकी इंडिया अलायंस मत करो। जो 190 सीट है, जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, उसमें अगर बीजेपी के पास 175 सीटें हैं, उसमें से 50-60 कम करने के लिए कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी। तब जाके बीजेपी को आप गवर्नमेंट बनाने से रोक सकते। फ्री एडवाइस थी, लेकिन सुनेगा कौन? क्योंकि प्रशांत किशोर को आंखें हैं, योगेंद्र यादव ने आंखें बंद कर लिए, और आप अंधे का हाथ पकड़कर दिन के दिन दिन के समय में आप रास्ता ढूंढ रहे, तो आप तो गलत रास्ते पर चले जाओगे। मेरे सामने 4 प्रदेशों के आंकड़े हैं, और जो समीक्षक थे, जो विश्लेषक थे, जो राजनीति के पंडित थे, उनका कहना ये था कि अगर मोदी को हराना है और इंडी अलायंस को जीतना है, तो इन 4 राज्यों में उसे उलटफेर करना पड़ेगा। ये 4 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और इनमें कुल मिलाकर के 210 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 2019 में इनमें से 164 सीटें जीती थी। बिहार में कुछ नुकसान की आशंका थी, नीतीश को वापस ले आए। इसी तरीके से महाराष्ट्र में एक नुकसान की आशंका थी शुरू में, तो एनसीपी का धड़ा टूट गया, शिवसेना पहले ही टूट चुकी थी। उत्तर प्रदेश में तो ये कोई नुकसान बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी जो इनके साथ थे वो पश्चिम में बीजेपी के साथ आ गए। पूरब में भी निषाद हों या आपके दूसरे हों, जो छोटी मोटे पॉकेट्स में अपना असर रखते हैं और जिनके जातीय एक तरीके से संगठन हैं या पार्टियां, वो अब बीजेपी के साथ हैं, वो अखिलेश के साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनादेश को उलटने जा रही है।
जो अभी के वहाँ सूचनाएं मिल रही हैं, बीजेपी 25 से लेकर के 30 सीटें तक जीत सकती है और ममता बनर्जी नीचे आ सकती है। तो ऐसे में ये इंडी अलायंस बनाना, मीटिंगें करना, कोई रणनीति बनाई थी क्या? कोई विज़न रखा था क्या मतदाताओं के सामने? कोई नीयत दिखाई थी, कोई नेता रखा था क्या कि हम नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं, तो क्यों हराना चाहते हैं और कौन हमारा लीडर होगा? तो ऐसे में ये किस आधार पर दावेदारी करते हैं कि साहब बीजेपी हार रही है और मोदी हार रहे हैं और हम जीत रहे हैं? देखो, मैं आपको 5 साल पुरानी बात बोल दूंगा। मेरा ख्याल है 2018 में या 18 के आसपास के चंद्रशेखर राव ने एक ट्राई किया था, या 2017 के यूपी के चुनाव के बाद, कि बिगर कांग्रेस बिगर बीजेपी अलायंस बनाएंगे। तो उसको उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उन्होंने चुपचाप 6 महीने पहले विधानसभा में भंग कर दी और तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव जल्दी हो गया 6 महीने पहले, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ हो गया, और वो बच गए क्योंकि उनको मोदी के साथ लड़ना नहीं था विधानसभा चुनाव। वरना तो 2014 में आंध्र और तेलंगाना का चुनाव लोकसभा के साथ हो गया था। उनको मोदी का प्रभाव नहीं चाहिए था और बड़ी ताकत से वो जीत गए। अब वही बात हमें समझनी चाहिए कि आप जब चुनाव लड़ रहे हो तो आपकी ताकत जहां भी है वो सही ढंग से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर बाकी राज्यों के साथ लेकर नहीं जा सकते तो अपना राज्य बचाओ, ये इन्होंने किया था। अगर कांग्रेस वही करती, सबको इकट्ठा करने के बजाय, ये जो 190 सीटें हैं जहां बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है, उसमें से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश करती, ना कि औरों से सीट का बंटवारा करने में फंस जाती। अब 300 कुछ 20 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उतनी सीटों पर लड़ने के बजाय सिर्फ 200 सवा 200 सीटों पर लड़ती और पूरी ताकत 190 200 सीटों पर लगा देती और 100 सीटें भी जीतती, तो बीजेपी को धक्का लग सकता था। लेकिन इन्होंने किया नहीं और उसका परिणाम सामने है कि ये कहीं भी इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई रणनीति नहीं थी। किसको हराना है, कैसे हराना है, इसका तक पता नहीं था। और इसलिए तो मोदी ने 370 और 400 पार बोल गए तो उसमें फंस गए और उससे निकलते निकलते 5वें चरण का वोटिंग तक पूरा हो गया, तब जाके 400 और 350 370 के जंजाल से निकल रहे। लेकिन तब तक तो चुनाव खत्म हो गया, आखिरी चरण का चुनाव बचा है। तो देखो, आपका आइडिया क्लियर नहीं होता, आपका फोकस क्लियर नहीं होता कि कहां जाना है। अगर कहां जाना है ये तय है तो आप रास्ता ढूंढ लेते हो, जहां कोई टर्न है टर्न लेते हो और पहुंच जाते हो। ठीक है, 100 तक नहीं पहुंचे, 80 तक तो पहुंच जाओगे। लेकिन अब गलत राह पर निकल गए तो 25 किलोमीटर भी जाना मुश्किल होता है। आप चलते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं। यही हालत इनकी हो गई, इसलिए अभी हवा में बोल रहे कि सरकार बनाने जा रहे। अरे, सरकार बनाने की बात होती तो शरद पवार छोटी पार्टियों को कांग्रेस में विलय की बात क्यों करते? और इतनी अच्छी परिस्थिति है तो 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे को मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगर राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस है वो अगर कांग्रेस के पास होता तो मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग नहीं बुलाते। बाकी लोग बोलते अरे यार मीटिंग कर लो, सरकार तो बनेगी। उद्धव ठाकरे तो निकल गए लंदन। ममता बनर्जी बोलती है कि मैं तो मीटिंग को नहीं आऊंगी। बात साफ है। तो राहुल गांधी की बात अलग है, वो बहुत बड़े ज्ञानी है। उनको 25-50 साल आगे चलकर कभी कांग्रेस सत्ता में आ रही है, सरकार बना रही है, वो दिखाई देता है तो बोल देंगे। लेकिन जिसके पांव जमीन पर लगे हुए हैं उनको पता है ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। अभी ये बात कही जा रही है कि राजस्थान में 2-3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, कर्नाटक में कुछ सीटों का हो सकता है
लेकिन तेलंगाना में बढ़ेगी, उड़ीसा में बढ़ेगी, जहाँ कभी उसे सीट नहीं मिली, केरल में भी 1-2 सीटें मिल सकती हैं, तमिलनाडु में मिल सकती हैं, पश्चिम बंगाल में बढ़ सकती हैं। अगर ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो आपको कांग्रेस कहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भाऊ? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं नहीं दिखाई दे रही। अब देखो, एक बात होती है कि परीक्षा जब होती है तो बच्चे क्या करते हैं, भाई इसमें तो 100 या 90% तो मैं लाता हूँ, इसमें साला 40-45 पर अटक जाता हूँ। तो मेहनत वहां करता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। क्या करता है कि जो उसके कच्चे सब्जेक्ट है उस पर मेहनत करता है। मोदी जी और शाह नड्डा वगैरह जो है वो केरला तमिलनाडु में 6 महीने पहले से लग गए थे, क्योंकि ये इनके लिए कच्चे सब्जेक्ट थे। तो उधर तो उन्होंने अपनी मेहनत 6 महीने पहले शुरू कर दी। कांग्रेस की ताकत वहां है। तो कांग्रेस ने तमिलनाडु हो जहां उनकी ताकत है, तेलंगाना हो, वहां क्या किया? कुछ नहीं किया। ये लगे रहे कि बिहार में सीट का बंटवारा हो, बंगाल में सीट का बंटवारा हो, महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा हो। इसकी क्या जरूरत थी? आंध्र में क्या करे? अरे आपकी जहां ताकत है वहां आप लग जाते, और वहां छोड़कर राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल गए, ना कि कच्चे सब्जेक्ट है वहां काम करे। ये मणिपुर से मुंबई पहुंच गए और इसके बीच इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं हो रहा था, ना मीटिंग ये हो रही थी, ना इनकी कोई ज्वाइंट मीटिंग चुनाव शुरू होने से पहले हुई। कब हुई? मुंबई में हुई, मेरा ख्याल है 17-18 मार्च को हुई। उसके बाद थी अरब है, हर अपना अपना लड़ रहे हैं। आएगा तो आएगा, देखेंगे क्या होता है। यानी गठबंधन है ऐसी खबर थी, लेकिन गठबंधन था ही नहीं, था ही नहीं। हर कोई अपने अपने ताकत पर लड़ रहा था, एक मेल जोल कर नहीं लड़ रहे थे। मुझे एक कार्टून याद आता है, ये गठबंधन कैसा था। जब बीजेपी को छोड़कर निकले हुए नीतीश कुमार ने 2016 में लालू के साथ गठबंधन बनाया था, तो एक किसी कार्टूनिस्ट ने बढ़िया कार्टून बनाया था। लहंगा था, उसमें एक एक जो कप्पा होता है उसमें लालू थे और दूसरे में नीतीश कुमार थे, और नाड़े का एक एक छोर पकड़कर बोल रहे थे, अरे यार छोड़ना नहीं है, पक्का पकड़ के रहना, नहीं तो गिर जाएगा लहंगा। तो बिल्कुल इस क्या बोलते हैं, गठबंधन की हालत वैसी थी, इसमें नाड़ा ही नहीं था। और नाड़ा था वो इनको हराने पे लगाया, इनको नंगा करने में लगाया। मोदी को हराना यही तो इनके लहंगे का नाड़ा था। वो हंसते आपको लग निकल गया तो लहंगा नीचे गिरेगा, इज्जत जब लोगों के सामने आ जाएगी। आपको लगता है 2014-2019 की करारी शिकस्त और बहुत सारे बड़े स्टेट में भी हार कोई सबक सीखा है क्या राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या विपक्षी दलों ने? नहीं नहीं, सबक सीखना तो इनके बस की बात है ही नहीं। देखो, जब आप ज्ञानी हो जाते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हो, क्योंकि आप सीखना बंद करते हो। और इतना सक्सेस होने के बावजूद मोदी जी 71 इंटरव्यू दे रहे हैं, 150 से ज्यादा मीटिंगे कर रहे, रोड शो कर रहे, रैलियां कर रहे, लेकिन इनको उसकी जरूरत नहीं होती। उनको लगता है कि हमारे मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। यानी अगर भगवान प्रसन्न नहीं है मुझ पर, तो मुझे खटिया पर लाके खाना परोस देगा, मुझे उठकर कुछ करने की जरूरत ही है नहीं। राहुल गांधी और विपक्षी दल उसी ढंग से सोचते हैं कि जनता नाराज होगी तो हमको लाएगी, वरना तो आएगा मोदी ही। बस वही हो रहा है। और ये तो कहावत बन गई है, करे तो आप कुछ भी करे, आएगा तो मोदी ही, ये तो आजकल कहावत बन गई है। तो ये भी वही कहावत दिमाग में लेकर बैठ गए कि भाई अगर लोग नाराज हो गए, महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोजगारी, चिल्लाते रहो। जिनको लगेगा कि महंगाई है वो तो वोट देंगे, ना तो ना देंगे।
फिर से आएगा मोदी, कोई बात नहीं, 2029 के चुनाव में फिर महंगाई और बेरोजगारी पर लड़ेंगे। तो इन्होंने अगर प्रयास ही नहीं करा है, आप परीक्षा में बैठे ही नहीं है, तो आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है? नतीजों का इंतजार क्यों करेंगे? इसलिए 1 जून को इन्होंने मीटिंग बुलाई है। बीजेपी चुनाव के नतीजों के बाद क्या करना है वो 2 महीने पहले तय कर बैठ गई है। मोदी जी खुद बोलते हैं कि हम 2047 की बात कर रहे हैं। तो ये बातें, ये हवा में बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। और भाऊ बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ एक बगावत हो सकती है। इस तरह की बातें हम पिछले कई चुनाव से सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ऐसी लीडरशिप बची है क्या जो इनके खिलाफ बगावत करेगी और कांग्रेस को लीड करेगी आगे आकर के? नहीं, वो तो समय बताएगा, लेकिन बगावत करने वाले को कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। जिसके पास अपना दिमाग है उसको कोई स्थान नहीं है। तो बगावत होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और बगावत होने से क्या होता है? वो बोलेंगे निकल जाओ, तुम अपनी पार्टी बनाओ, हमको तो ये पार्टी डुबानी है। तो बात साफ है, बगावत वगैरह कुछ नहीं होगी। आहिस्ते आहिस्ते करते कांग्रेस का विलय हो जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन नेता तो रहेंगे राहुल गांधी। नेता तो राहुल गांधी रहेंगे, प्रियंका वाड्रा रहेगी, और कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी, बोलते हैं ना, तो बांस ही नहीं रहेगा। तो बेचारे ये अजीत अंजुम है, आशुतोष है, हमारे कुमार केतकर है, ऐसे लोग क्या करेंगे, इसकी मुझे चिंता है। क्योंकि इनको बगावत करनी पड़ेगी, इनको योगेंद्र यादव बोलना पड़ेगा, ये गांधी खानदान पहले राजनीति से निकाल दो, ऐसे इनको बोलना पड़ेगा। हाँ, उसको मैं बगावत बोलूंगा। अगर कांग्रेस में बगावत होनी है तो वो कांग्रेस ने ना बैठे हुए कांग्रेसियों से बगावत हो सकती है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाल करके कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। देखते हैं थैंक यू सो अभी मच। चुनाव के बाद क्या होता है, नतीजे जी क्या जी। आते हैं। मैंने तो किताब ही लिखी है, चुनाव के बाद लोगों को बता दूंगा कि किताब से क्या क्या सच्चाइयां निकली। अभी के लिए बिल्कुल सही। नमस्कार। 4 जून को नतीजे के दिन तो मुलाकात होगी ही हाँ, भाऊ, उस जरूर दिन जरूर जुड़ेंगे। जी जी। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।